आज हमारे सामने नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक जीवन का एक विस्तृत ब्यौरा है। ये उनके आरएसएस के दिनों से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर दिखाता है। हाँ। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी को और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल, कहानी में जानकारी मतलब रिसर्च काफी गहरी है और वो मेहनत साफ दिखती भी है। सही। लेकिन पढ़ते हुए मुझे एक बात थोड़ी खटक रही थी। क्या? स्क्रिप्ट के बिल्कुल आखिर में मोदी के 3 मुख्य गुण बताए गए हैं। हाँ, अटेंशन सीकर, अच्छे श्रोता और ऑर्गेनाइजर। एग्जैक्टली। ये गुण दिलचस्प तो है, पर ऐसा लगता है जैसे ये कहानी के बाद जोड़े गए हैं, कहानी का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है ना? कहानी का जो मुख्य सूत्र है, यानी नायक के व्यक्तिगत गुण, वो घटनाओं की एक लंबी सूची में कहीं कहीं दब से जाते हैं। लेखक ने ये गुण पहचाने तो हैं, लेकिन उन्हें कहानी का इंजन बनाने से मतलब चूक गए। हाँ बिल्कुल। अंत में जब हम इन गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक समरी की तरह लगते हैं, सारांश जैसा। हाँ, उन धागों की तरह नहीं जिनसे पूरी कहानी बुनी गई हो। यही बात है। और इससे होता क्या है कि कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम बनकर रह जाती है। पहले ये हुआ, फिर वो हुआ। हाँ, बस ये एक चरित्र चालित वृत्तांत नहीं बन पाता जिसमें हम ये महसूस कर सकें कि एक इंसान अपने खास गुणों की वजह से कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे वो हालात को अपने पक्ष में मोड़ रहा है। बिल्कुल। कहानी को असरदार बनाने के लिए किरदारों की अंदरूनी दुनिया और उनके फैसलों के पीछे की वजह दिखानी पड़ती है ना? तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि इन 3 गुणों को कहानी की रीढ़ कैसे बनाया जाए। मेरे ख्याल से हर बड़ी घटना को इन गुणों के चश्मे से दिखाना होगा। मतलब घटनाओं को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना है। नहीं, उनकी व्याख्या करनी है। ये दिखाना है कि उस खास मौके पर मोदी के इन 3 में से किस गुण ने काम किया। आपकी बात में दम है। हम घटनाओं को सिर्फ क्या हुआ के नजरिए से ना देखें, बल्कि ये क्यों हुआ और इस घटना ने उनके चरित्र को कैसे दिखाया, इस नजरिए से देखें। हाँ, जैसे वो आपातकाल वाली घटना याद है? हाँ, जब वो एक युवा प्रचारक के तौर पर भड़काऊ भाषण देते हैं और उन्हें डांट पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अभी उसे सिर्फ एक घटना की तरह बताया गया है, लेकिन हम उसे उनके अटेंशन सीकर स्वभाव के एक शुरुआती सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। अच्छा। ये वो पहली झलक थी कि ये इंसान भीड़ का ध्यान खींचना जानता है, भले ही इसके लिए उसे नियमों को थोड़ा तोड़ना पड़े। और हम दिखा सकते हैं कि यही अंदाज, यही जोखिम लेने की आदत आगे चलकर उनकी राजनीतिक शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। बिल्कुल। इससे वो घटना अकेली नहीं लगेगी, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगेगी। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से एक और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है कहानी में। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल के बीच की खींचतान। एग्जैक्टली। स्क्रिप्ट में से एक राजनीतिक पैतृकबाजी के तौर पर दिखाया गया है, जो कि वो थी भी। पर ये मोदी की कहानी में क्या भूमिका निभाती है? यहाँ पर उनके दूसरे और तीसरे गुण वो एक साथ काम करते नजर आते हैं। सत्ता की महत्वाकांक्षा और संगठन कौशल। बिल्कुल। तो इसे सिर्फ एक राजनीतिक खेल की तरह दिखाने के बजाय हमें यह दिखाना चाहिए कि कैसे मोदी ने उस दरार को पहचाना, उसे समझा और फिर बड़ी खूबी से उसका इस्तेमाल अपने लिए एक रास्ता बनाने में किया। हाँ, ये दिखाना होगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उनके चरित्र का एक गहरा हिस्सा था, जो सत्ता के समीकरणों को समझता था और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता था। हाँ, और एक और उदाहरण है जब वो आडवाणी के लिए गांधीनगर सीट का सुझाव देते हैं। वो भी एक बेहतरीन मौका है। अभी ये एक अच्छी सलाह की तरह लगता है, लेकिन अगर हम इसे उनके बेहतरीन ऑर्गेनाइजर वाले गुण से जोड़ दें तो इसका वजन कितना बढ़ जाता है। सही बात है। ये सिर्फ एक सीट का सुझाव नहीं था। नहीं, ये दिल्ली में अपने लिए एक मजबूत सहयोगी बनाने का एक दूरगामी दांव था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ मौजूदा हालात को नहीं देख रहे थे, बल्कि आने वाले कल की शतरंज बिछा रहे थे। सही बात है। ऐसा करने से हर घटना का मतलब गहरा हो जाएगा। पाठक सिर्फ ये नहीं जानेगा कि मोदी ने क्या किया, बल्कि ये भी समझेगा कि उन्होंने वैसा क्यों किया। कहानी किरदारों से चलेगी, घटनाओं से नहीं। और वही तो एक अच्छी जीवनी की पहचान होती है। और जानते हैं, इन किरदारों को उभारने में एक और चीज रुकावट बन रही है। क्या? वो है राजनीतिक दांव-पेंच और डिटेल्स की भरमार। कभी कभी बहुत ज्यादा जानकारी कहानी के बहाव को रोक देती है। आपको भी ऐसा लगा? नायक की व्यक्तिगत यात्रा पर से ध्यान भटका देती है।
कांशीराम राणा, सुरेश मेहता, अलग अलग यात्राएं, चुनावी सीटों का गणित। इतने सारे नाम और आंकड़े हैं कि कई बार लगता है हम गुजरात की राजनीति पर एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं। सही कहा। और इसमें मुश्किल ये है कि ये सारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। हाँ, रिसर्च में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कहानीकार का काम सिर्फ तथ्य इकट्ठा करना नहीं, बल्कि ये तय करना भी होता है कि कौन से तथ्य कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कौन से उसे बोझिल बनाते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है ना? क्या? लेखक को शायद डर हो सकता है कि इतने सारे राजनीतिक फैक्ट्स निकालें तो कहानी की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। वाजिब चिंता है। तो सवाल ये है कि जानकारी की सटीकता और कहानी के प्रवाह के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसका समाधान ये नहीं है कि हम तथ्यों को हटा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि हम अपना फोकस बदलें। कैसे? हर राजनीतिक विस्तार को शामिल करने के बजाय हमें सिर्फ उन घटनाओं और लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिनका मोदी के करियर पर सीधा और निर्णायक प्रभाव पड़ा। और बाकी जानकारी? उसे हम बस पृष्ठभूमि में छूकर निकल सकते हैं। हमें खुद से हर सीन के बारे में एक सवाल पूछना होगा कि इस घटना से मोदी की यात्रा पर क्या असर पड़ा और ये उनके चरित्र के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल। अगर जवाब मजबूत है तो उसे रखिए, वरना उसे छोटा कर दीजिए या हटा दीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ। स्क्रिप्ट में हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के लिए गठबंधन कराने की घटनाओं का काफी विस्तार से जिक्र है। ये उनकी संगठन क्षमता को दिखाता है। लेकिन क्या हमें उन राज्यों की राजनीति की हर बारीकी में जाने की जरूरत है? शायद नहीं। उस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? वाजपेयी की नजरों में मोदी का कद बहुत ऊंचा कर दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गुजरात के नेता नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय रणनीतिकार हैं। तो हमें उन गठबंधनों की कहानी के बजाय उस कहानी के परिणाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कैसे उस जीत की खबर दिल्ली पहुंची, कैसे आडवाणी ने उनकी पीठ थपथपाई, कैसे इसने उनके भविष्य के लिए दरवाजे खोले। ये तो आपने पते की बात कही। इसी तरह वो हजूरिया और खजूरिया वाला किस्सा है। वो गुजरात की राजनीति का एक अहम हिस्सा था, लेकिन मोदी की कहानी के लिए उसका क्या मतलब है? स्क्रिप्ट में इन शब्दों को समझाने और उस झगड़े की डिटेल्स में काफी समय लगाया गया है। जबकि उस पूरे संघर्ष का सबसे दिलचस्प पहलू तो ये है कि उसने मोदी को गुजरात से बाहर निकलने का एक मौका दिया। जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा भी है, ये उनके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। तो हमारा फोकस उस आशीर्वाद पर होना चाहिए, न कि उस झगड़े की बारीक डिटेल्स पर। सही। हमें ये दिखाना चाहिए कि कैसे एक मुश्किल स्थिति को उन्होंने एक अवसर में बदल दिया और राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई। तो कहानी इस बात की नहीं है कि वो झगड़ा क्या था। कहानी इस बात की है कि मोदी उस झगड़े से और मजबूत होकर कैसे निकले। बिल्कुल। अगर हम ये नजरिया अपनाते हैं तो कहानी अपने आप कसी हुई और केंद्रित हो जाएगी। तब ये गुजरात की राजनीति का इतिहास नहीं रहेगी, बल्कि उस राजनीति के तूफान के बीच से नरेंद्र मोदी के उदय की कहानी बन जाएगी। और मेरे ख्याल से लेखक का असली मकसद भी यही है। सही। और जब हम इन सारी घटनाओं को छांटकर मोदी के व्यक्तिगत सफर पर फोकस करेंगे तो कहानी एक जगह आकर खत्म होती है, उनके मुख्यमंत्री बनने पर। हाँ, लेकिन मौजूदा स्क्रिप्ट में ये अंत कुछ अधूरा सा लगता है, नहीं? बिल्कुल, एक पड़ाव जैसा लगता है, मंजिल जैसा नहीं। हाँ, ये तीसरा और आखिरी मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। कहानी का अंत अचानक होता है, जिससे श्रोता को इस पूरी यात्रा के महत्व और उसके दूरगामी परिणामों पर सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। स्क्रिप्ट मोदी के मुख्यमंत्री बनने और उनके उन 3 गुणों को दोहराने पर समाप्त हो जाती है, जो जानकारी तो देता है लेकिन कोई गहरा प्रभाव नहीं छोड़ता। ये एक आम समस्या है वैसे। कई बार लेखक कहानी के कालानुक्रमिक अंत पर, मतलब क्रोनोलॉजिकल एंड पर पहुंचकर रुक जाता है। लेकिन एक संतोषजनक अंत के लिए भावनात्मक या बौद्धिक समापन भी जरूरी है। हाँ, एन इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन। कहानी यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए। कहानी यहाँ खत्म होनी चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या था। वो तो क्या वाला पहलू, मतलब कहानी का असली महत्व, वो छूट रहा है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? मेरे हिसाब से अंत में एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली निष्कर्ष जोड़ना होगा। एक ऐसा पैराग्राफ जो सिर्फ ये न बताए कि यात्रा पूरी हुई, बल्कि ये भी बताए कि इस यात्रा ने भविष्य की नींव कैसे रखी। तो इसमें हम मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा के मुख्य बिंदुओं को
एक साथ पिरो सकते हैं। जैसे कि आरएसएस से मिली अनुशासन की ट्रेनिंग, फिर संगठनकर्ता के तौर पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन, गुजरात की राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को बड़ी चतुराई से किनारे लगाना, और सबसे जरूरी दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व का भरोसा और संरक्षण हासिल करना। इन सब धागों को एक साथ लाकर अंत में एक मजबूत रस्सी बनानी होगी। और फिर उस रस्सी को भविष्य से जोड़ना होगा। हमें ये साफ करना होगा कि यही गुण, यही रणनीतियां, यही काम करने का तरीका आगे चलकर उनकी राष्ट्रीय राजनीति की भी पहचान बना। इससे अंत पाठक को सोचने पर मजबूर करेगा। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण सोच सकते हैं? बिल्कुल। मतलब अगर हमें अंत की कुछ पंक्तियां लिखनी हो तो वो कैसी हो सकती हैं? जरूर, हम कुछ इस तरह का कह सकते हैं। वडनगर की धूल भरी गलियों से लेकर गांधीनगर के मुख्यमंत्री आवास तक का ये सफर सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीतिक जीत नहीं थी। यह उस राजनीतिक शैली की पहली और सबसे मजबूत नींव थी जो आने वाले दशकों में दिल्ली की सत्ता को नए सिरे से परिभाषित करने वाली थी। वाह, ये बहुत असरदार है ना? ये एक झटके में कहानी के कैनवस को गुजरात से उठाकर पूरे देश के नक्शे पर रख देता है। पाठक को एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। इससे कहानी सिर्फ अतीत का ब्यौरा नहीं रह जाती, बल्कि भविष्य की एक तरह से प्रस्तावना बन जाती है। हम इसमें एक और परत जोड़ सकते हैं। अच्छा? हम ये भी बता सकते हैं कि कैसे संगठन पर मजबूत पकड़ बनाना, मीडिया का रणनीतिक उपयोग करना और राजनीतिक विरोधियों को दरकिनार करने की कला। हाँ, जो कला उन्होंने गुजरात की प्रयोगशाला में सीखी और परखी, वही उनके राष्ट्रीय उदय का ब्लूप्रिंट बनी। ये कहानी को एक बड़ा और प्रासंगिक संदर्भ देगा। बिल्कुल, और पाठक को एक मुकम्मल एहसास के साथ छोड़ेगा। सही बात है। एक अच्छा अंत पाठक को सोचने के लिए कुछ देता है। वो किताब बंद करने के बाद भी कहानी के बारे में सोचता रहता है। और इस तरह का निष्कर्ष ठीक यही काम करेगा। ये पाठक को बताएगा कि उसने जो अभी पढ़ा वो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो आज की बातचीत को अगर हम समेटें तो हमारे पास 3 मुख्य सुझाव हैं। पहला, चरित्र के 3 मुख्य गुणों को कहानी का इंजन बनाएं। उन्हें सिर्फ अंत में एक सूची की तरह न पेश करें। हर घटना को इन गुणों की कसौटी पर कसकर दिखाएं। बिल्कुल। दूसरा, राजनीतिक विवरणों के जंगल में से रास्ता बनाएं। हाँ, सिर्फ उन घटनाओं और किरदारों पर ध्यान केंद्रित करें जो सीधे तौर पर नायक की यात्रा को प्रभावित करते हैं। कहानी को तथ्यों की रिपोर्ट बनने से बचाएं और उसे एक व्यक्तिगत सफर की दास्तां बनाए रखें। और तीसरा, कहानी को एक शक्तिशाली निष्कर्ष दें। अंत को सिर्फ एक पड़ाव न बनाएं, बल्कि उसे एक ऐसी मंजिल बनाएं जहां से भविष्य का रास्ता साफ दिखाई दे। इस शुरुआती यात्रा के महत्व को उनके बाद के राजनीतिक करियर से जोड़कर कहानी को एक बड़ा मतलब दें। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी कहानी को और भी ज्यादा असरदार बनाने में मदद करेंगे। और आप इन बदलावों को लागू करने के बाद अपना काम हमें फिर से भेज सकते हैं।